Hello and good morning everyone. I welcome you all at OS IS. I hope everyone is doing well. So today is 3rd September 2024 and we are going to discuss important news and articles from The Hindu and The Indian Express. So हम The Hindu और The Indian Express दोनों न्यूज़पेपर के यहाँ पर जो भी important articles हैं उन्हें डिस्कस करने वाले हैं. तो चलिए देखते हैं आज के हमारे टॉपिक्स क्या हैं. आज थोड़ा हमारे पास टॉपिक्स ज़्यादा हैं, बात कर लेते हैं एक बार. पहला है हमारा यहाँ पर लॉ डजंट अलाउ रेजिंग ऑफ होम्स, जिस पे हम बात करेंगे यहाँ पे बुलडोजर जस्टिस के बारे में. ठीक है, तो कल यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला आया वो हम सुनेंगे. फिर हम बात करेंगे फ्लड्स इन तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश. नेक्स्ट हमारा आर्टिकल चाइना अफ्रीका फोरम के बारे में यहाँ पर बातचीत की जा रही है और उसके साथ साथ हम यहाँ रिलेट करेंगे इंडिया अफ्रीका फोरम में. तो जो आपका अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है वहां पर इंडिया क्या कर सकता है, कैसे इंगेजमेंट कर सकता है जिसके तहत वहां पर हमारा इंगेजमेंट जो है और ज्यादा आपका बढ़ सके. फिर हम बात करेंगे यहाँ पर द डिजास्टर मैनेजमेंट अमेंडमेंट बिल. एक बात है आपका यहाँ पर डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट था आपका 2005 का, लेकिन अब इसके लिए यहाँ पर क्या हुआ है 1 अगस्त अभी 2024 की बात है, 1 अगस्त 2024 को एक डिजास्टर मैनेजमेंट अमेंडमेंट बिल आया हुआ है. तो इस मैनेजमेंट में कुछ कंसर्न्स जो हैं, मतलब कि जो कंसर्न्स हैं, जो चीजें हैं उसको रेज की गई, तो क्या वो कंसर्न्स है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. फिर हम बात करेंगे यहाँ पर जीएसटी काउंसिल के बारे में. एक आपका यहाँ पर आर्टिकल आया हुआ है ब्लैक कोट सिंड्रोम के बारे में. ऑलरेडी ये 2-3 दिन से यहाँ पर न्यूज में चल रहा है कि हमारे जो प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू जी, उन्होंने क्या कहा है ब्लैक कोट सिंड्रोम, ये मतलब कि आपका एक फ्रेज दिया है. तो इस फ्रेज का मीनिंग क्या है हम इसको यहाँ पर समझेंगे. फिर हम बात करेंगे लिमिटेड एक्सेस टू मेंटल हेल्थ केयर. यहाँ पर मेंटल हेल्थ केयर में मतलब कि मेंटल हेल्थ केयर डिस्पाइट दिस हमें यहाँ पर क्या होती है उसकी एक्सेस इतनी ज्यादा नहीं है. क्यों नहीं, इसका रीजन क्या है वो हम यहाँ पर जानेंगे. साथ में यहाँ पर 2-3 और आर्टिकल है जिसमें हम बात करेंगे यहाँ पर कि विमेन जो है उनके साथ जो सेक्सुअल हरासमेंट होता है, इसको हम ये जो आपका ब्लैक कोट सिंड्रोम है ना, और यहाँ पर जो विमेन हरासमेंट होता है तो विमेन हरासमेंट की रिपोर्ट्स नहीं होती, तो इसके पीछे रीजन क्या है उसको हम यहाँ पर देखेंगे और उसके साथ हम जो पॉश एक्ट है उसको भी डिस्कस करेंगे. ओके, सो ये है आज के हमारे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हम डिस्कस करने वाले हैं. तो आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए इस एनालिसिस की पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी, एडोवर्स आईएएस, ये टेलीग्राम चैनल है. आप इस टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें. यहाँ पर आपके साथ जो अलग अलग डिफरेंट टाइप्स की दूसरी भी न्यूज होती है, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो आपको यहाँ पर शेयर की जाती हैं. तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं. पहला आर्टिकल है हमारा बुलडोजर जस्टिस. ओके, सो लॉ डजंट अलाउ रेजिंग ऑफ होम्स ऑफ एक्यूज. सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर ये कहा था कभी भी कोई भी ऐसा क्राइम होता है, जैसे किसी पर्सन ने किसी का मर्डर कर दिया या किसी का रेप किया हो, तो यहाँ पर जो पर्सन होता है, एक्यूज होता है, उसके घर को मतलब डिमोलिश कर दिया जाता है. मतलब बुलडोजर चला दिया जाता है, उसके घर को तोड़ दिया जाता है. ठीक है, तो क्या हमारे पास कोई ऐसा लॉ है जिसके तहत ऐसा किया जाता है कि गवर्नमेंट ऐसा कर सकती है, फिर कोई भी जो लोग हैं जो भी यहाँ पर ये काम करवा रहा है वो ऐसा कर सकता है. ओके, सो यहाँ पर देखेंगे द केस ऑफ डिमोलिशन ऑफ प्रवीण्स हाउस इन 2022. यहाँ पर ये आज के केस नहीं चल रहा है, ये बहुत दिनों से आपके देखने को मिल रहा है. यूपी में आपको ऐसे केसेस देखने को मिलेंगे, एमपी में देखने को मिलेंगे, तो इन प्लेसेस पे हमें थोड़ा ये ज्यादा देखने को मिल रहा है. ये एक एग्जाम्पल दिया गया है दैट द केस ऑफ डिमोलिशन ऑफ प्रवीण्स house in 2022 is an example of redistribution in the grab of justice, just like a wolf in sheep's clothing. The bulldozer justice isn't limited to Uttar Pradesh now, it has been cancerous spread to BJP ruled state. तो यहाँ पर मतलब ये कहा जा रहा है, इसमें तो पार्टी के बारे में बात की गई, जहाँ जो भी स्टेट बीजेपी रूल्ड है वहां पर आपको ये जो बुलडोजर वाला केस देखने को मिलता है, जिसके तहत जो होम होता है उसको डिमोलिश किया जाता है, वो हमें देखने को मिल रहा है. तो सुप्रीम कोर्ट ने मंडे को ये क्लियर किया दैट इवन इफ द पर्सन इज convicted, their house cannot be demolished without following the procedure prescribed by the law. तो यहाँ पर मंडे को सुमोटो कॉग्निजेंस के तहत सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है, ये क्लियर किया है कि अगर पर्सन यहाँ पर कन्विक्टेड है, कोई भी क्राइम के लिए पर्सन यहाँ पर कन्विक्टेड है, तो उसका जो घर है आप उसे डिमोलिश नहीं कर सकते हैं. क्यों नहीं जब तक हमारे पास जो लॉ है, जो लॉ में यहाँ पर प्रोसीजर प्रिस्क्राइब है आपका, मतलब जो लॉ में हमारे जो प्रोसीजर्स है वो दिए हुए हैं, आपको पहले उन्हें फॉलो करना होगा, उसके बाद ही कुछ ऐसी चीजें हो सकती हैं. अदरवाइज आप किसी भी पर्सन का यहाँ पर जो कन्विक्टेड है उसका घर यहाँ पर डिमोलिश नहीं कर सकते हैं. सो सुप्रीम कोर्ट ऑन बुलडोजर एक्शन पर यहाँ पर क्या है, नो डिमोलिशन इवन इफ अ पर्सन इज कन्विक्टेड. अगर पर्सन यहाँ पर कन्विक्टेड है, मतलब कि यहाँ पर ये साबित हो चुका है कि इस पर्सन ने ही ये काम किया है,
ये क्राइम किया है, फिर भी आप उसका घर यहाँ पर डिमोलिश नहीं कर सकते। डिमोलिशन कब होता है? डिमोलिशन तब होता है फॉर एग्जांपल ये कोई ऐसी प्रॉपर्टी है, बेनाम प्रॉपर्टी है ना, एक तरीके से ऐसा कह सकते हैं, या फिर गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी पर कहीं पर इलीगल तरीके से आपने क्या किया है, वहां पर कंस्ट्रक्शन किया है, बिल्डिंग बना ली है, तो उसका डिमोलिशन हो सकता है। लेकिन आप जैसे कोई क्राइम कर रहा है कुछ भी, तो उसमें आपको कई बार ये देखने को मिलता है कि जो एक्यूज होता है और जो पर्सन कन्विक्टेड है उसके साथ साथ उसके घर को डिमोलिश किया जाता है, और उसके जो रिलेटिव्स होते हैं उनका भी घर यहाँ पर क्या किया जाता है, आपको डिमोलिश किया जाता है। सो द सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व दैट द हाउस कैन नॉट बी डिमोलिश्ड इवन इफ द पर्सन हैज बीन कन्विक्टेड व्हाइल हियरिंग अ पिटिशन चैलेंजिंग बुलडोजर एक्शन अगेंस्ट एक्यूज्ड इंडिविजुअल इन वेरियस केसेस। ओके, सो हाउ कैन अ हाउस बी डिमोलिश्ड जस्ट बिकॉज ही इज अक्यूज्ड? तो आप घर क्यों यहाँ पर डिमोलिश कर रहे हैं? जस्ट बिकॉज ही इज अक्यूज्ड can't be demolished even if he is convicted. Even after telling the Supreme Court bar is we don't find any change in attitude. Justice B.R. Gawai while hearing a plea of senior advocate Dushyant Dave. तो आई होप आपको यहाँ पे क्लियर होगा। तो ये कहा जा रहा है कि अगर आपको ऐसा कुछ करना है तो उसके लिए आप पहले लॉ लेकर आए। तो अब फर्दर हम यहाँ पर देखते हैं क्या चीजें होती हैं। बट यहाँ पर देखिए यूपी गवर्नमेंट के अगेंस्ट में सॉलिसिटर जनरल डिफेंस यूपी गवर्नमेंट अगेंस्ट चार्जेस ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूटरी डिमोलिशन। ये तो यहाँ पर जो सॉलिसिटर जनरल है वो यूपी गवर्नमेंट को यहाँ पर डिफेंड करे, अभी मतलब यूपी गवर्नमेंट की तरफ से ये पूरा केस आपका यहाँ पर चल रहा है। ओके, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। यहाँ पर फ्लड इन आंध्र प्रदेश तेलंगाना लीव थाउजेंड्स होमलेस। तो आप इस आर्टिकल को, ये दोनों अलग अलग आर्टिकल है, सॉरी यहाँ पे पार्टीशन होगा आपका। सो यहाँ पर हम बात करें कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में बहुत ज्यादा बारिश हुई जिसकी वजह से क्या हुआ, आपका फ्लड आया। अब फ्लड आता है तो उसके फ्लड आने के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। पहला क्या रीजन है, अगर हम नेचुरल रीजंस की बात करते हैं, नेचुरल कॉजेस की बात करते हैं, तो पहला हुआ आपका रेन, है ना। सेकंड यहाँ पर जो रिवर का जो फ्लो है वो चेंज होना, रिवर का कोर्स चेंज हो जाना, ओवरफ्लो हो जाना रिवर का, है ना। रिवर आउटब्रस्ट भी यहाँ पर हमें देखने को मिलता है, लेक आउटब्रस्ट यहाँ पर देखने को मिलता है। तो ये कुछ क्या है आपके नेचुरल कॉजेस हैं। यहाँ पर कुछ आपको एंथ्रोपोजेनिक कॉजेस भी देखने को मिलते हैं। लाइक एंथ्रोपोजेनिक का मतलब होता है जो ह्यूमन मेड एक्टिविटीज हैं जिसकी वजह से हमें यहाँ पर चीजें देखने को मिलती हैं। आपका क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो इन सारी चीजों की वजह से क्या होता है, आपका फ्लड और जितने भी अलग चीजें हैं डिजास्टर से रिलेटेड वो यहाँ पर फेस करनी पड़ती हैं। अब इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए हमें यहाँ पे अर्ली वार्निंग सिस्टम, जो हम पहले से ही बात करते हैं कि अर्ली वार्निंग सिस्टम होना चाहिए, यहाँ पर रिलीफ कैंप्स होने चाहिए, क्योंकि लोगों को क्या करना पड़ता है, जब फ्लड आता है तो घरों में पानी पूरा चला जाता है, अंदर घुस जाता है, तो वहां पर उनको सेफ्टी की जरूरत है। उसके साथ साथ जो बहुत सारी यहाँ पर जो बीमारियां भी फैलती हैं, फ्लड का पानी कैसा होता है, गंदा ही होता है, कंटामिनेटेड होता है, वो वाटर आपके घर में जा रहा है। तो वहां पर फ्लड के बाद हम जो बात करते हैं पोस्ट दैट, यहाँ पे बहुत सारी जो बीमारियां हैं वो भी फैलने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। तो हम उनको कैसे यहाँ पर क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पर तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में क्या हुआ है, आपको फ्लड देखने को मिले जिसकी वजह से थाउजेंड्स ऑफ लोग, यहाँ पे कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है, थाउजेंड मतलब हजारों लोग यहाँ पर क्या हो चुके हैं, आपके होमलेस हो चुके हैं। सो मंडे अगेन टुक द फ्लड वाटर इन अ बोट एंड फ्यू आवर्स ही स्पोक दैट पीपल हु वर स्टक इन देयर हाउसेस अमिड सेवरल फीट्स ऑफ swirling water that gushed by Krishna river and Badumeri rivulet and handed over food for to some of the victims. Okay, चलिए इस आर्टिकल की बात करते हैं। इस आर्टिकल में आपका क्या है, ब्लैक कोट सिंड्रोम। ठीक है, यहाँ पर दो केसेस के बारे में अभी डिस्कस किया गया कि 32 years अ केस ऑफ ब्लैकमेल। यहाँ पर केस का टाइम पीरियड देखिए कि एक ब्लैकमेल का और सेक्सुअल अब्यूज का केस था जिसमें हंड्रेड्स ऑफ गर्ल केम इनटू अ लाइट इन अजमेर। अजमेर का केस था जिसमें हंड्रेड्स ऑफ गर्ल्स थी, ठीक है, उनको सेक्सुअली अब्यूज और उनको ब्लैकमेल किया गया था। इस केस की पूरी सुनवाई होती जो भी यहाँ पर होता है तो 32 साल लग गए इसमें। जो भी पर्सन यहाँ पर कन्विक्ट, जो भी पर्सन यहाँ पे एक्यूज था उसको कन्विक्ट करने में यहाँ पर पॉक्सो, जो आपका पॉक्सो कोर्ट होता है उसके तहत यहाँ पर कितने साल लग गए आपको, 32 साल लग गए। दूसरा केस अभी यहाँ पर 29 अगस्त का यहाँ पर बात करते हैं। दिल्ली हाई कोर्ट अलाउड अ कंप्लेंट टू विड्रॉ अ केस आफ्टर शी स्पोक ऑफ द बर्डन ऑफ रिपीटेडली हैविंग टू मिस वर्क ड्यू टू कोर्ट अपीयरेंस। यहाँ पर एक केस की बात की गई है इसमें एक लड़की होती है वो अपना केस वापस ले लेती है। वापस क्यों ले लेती है, क्योंकि उसको हर बार कोर्ट में जाना पड़ता है, कोर्ट में अपेयर होना पड़ता है, जिसकी वजह से उसका जो काम है उसको मिस करना पड़ता है ना। तो एक तरीके से जो केस होता जा रहा है वो उसके पर केस ना बनकर, उसको जस्टिस ना मिलकर वो क्या बनता जा रहा है, यहाँ पर एक बर्डन बनता जा रहा है। सो सिचुएशन द बेंच डिस्क्राइब अ लिटिगेशन फैटिक। यहाँ पर बेंच ने क्या किया, लिटिगेशन फैटिक को डिस्क्राइब किया है। सो इन टू केसेस टू डिफरेंट कोर्ट्स illustrate the problem that President Draupadi Murmu sought
to highlight her address to the 2-day national conference of district judiciary। यहाँ पर 2 दिन की नेशनल कॉन्फ्रेंस चल रही थी आपकी डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी की, जिसमें यहाँ पर उन्होंने ब्लैक कोट सिंड्रोम को डिफाइन किया है, जिसमें ये कहा है कि जो पुअर पीपल होते हैं, गांव के लोग जो होते हैं, वो यहाँ पर कोर्ट में जाने से डरते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ फियरिंग ऑफ फाइनेंशियल एंड मेंटल स्ट्रेन ऑफ अ प्रोलॉन्ग जुडिशियल प्रोसेस। क्योंकि ये जो जुडिशियल प्रोसेस होती है बहुत ही ज्यादा लंबी चलती है और ये मेंटली स्ट्रेन कर देती है और फाइनेंशियली भी यहाँ पर क्या कर देती है, पूरे तरीके से थका देती है। सो इस डर से लोग यहाँ पर कोर्ट को अप्रोच नहीं कर सकते। अब नाउ सी सेड how many days can it take? 32 years, 12 years, 20 years, 2 years? One should think deeply about this। तो मतलब कोई भी केस जाता है तो उसको यहाँ पर सॉल्व होने में कितना टाइम लग जाता है, यहाँ पर 2 साल, 20 साल, 12 साल, 32 साल। सो विद द प्रेसिडेंट कॉलिंग फॉर अ सॉल्यूशन टू फिक्स द कल्चर ऑफ एडजमेंट, यहाँ पर हमें क्या करना होगा, जो ये एडजमेंट का कल्चर है इसको चेंज करने की और फिक्स करने की जरूरत है। इसमें जो जुडिशरी में डिले हो रहा है हमें उस चीज पर फोकस करना होगा। और ये जो लॉन्ग स्टैंडिंग प्रॉब्लम्स है ना, ये आज की तो प्रॉब्लम नहीं है जुडिशरी में डिले होना, दिस इज अ लॉन्ग स्टैंडिंग प्रॉब्लम। सो दिस नीड अ अर्जेंट एक्शन टू इट डिजर्व, ये जो जुडिशरी डिले हो रहा है इट डिजर्व अ अर्जेंट अटेंशन। सो इट इज द आउटकम ऑफ सिस्टम स्ट्रेस टू इट्स लिमिट्स, कंजक्शन इन इनएडिक्वेट रिसोर्सेज स्पेशली मैन पावर। तो ये हमारे पास यहाँ पर इनएडिक्वेट रिसोर्सेज भी है, लाइक हमारे पास मैन पावर इतना नहीं है, लाइक 10 लाख पीपल पर, 10 लाख लोगों पर यहाँ पर ओनली 15 जजेस हैं। तो यहाँ पर जजेस के ऊपर भी बहुत ज्यादा बर्डन है, तो हमें यहाँ पर जो मैन पावर है उसे भी इनहेंस करने की जरूरत है। उसके साथ साथ यहाँ पर अभी देखिए जो आपकी लॉ कमीशन की 1987 में लॉ कमीशन की जो 120th रिपोर्ट आई थी उसमें ये कहा गया था कि 10 लाख पीपल पर कितने यहाँ पर 50 जजेस होने चाहिए। इन 10 लाख पीपल देयर शुड बी 50 जजेस। ओके, बट हमें यहाँ पर कितने देखने को मिलते हैं, 10 लाख पीपल पर ओनली 15 जजेस। तो यहाँ पर मैन पावर जो रिसोर्स है उसका भी यहाँ पर देखने को ही मिल रहा है। उसके बाद updated e-filing system and strategies like pre-litigation dispute resolution like लोक अदालत and they have not made a dent। यहाँ पर जैसे कि हमने बात करी कि जितने भी कोर्ट रूम के बाहर भी क्या हो सके कि ये जो केसेस है उसको रिजॉल्व किया जा सके, इसलिए यहाँ पर लोक अदालत भी बनाई गई सारी चीजें, लेकिन फिर भी यहाँ पर ये इतना कारगर साबित नहीं हुआ। सो इफ द फेथ ऑफ सिटीजन इन कोर्ट्स इज टू बी रिफॉर्म, अ लॉन्ग टर्म प्लान इज रिक्वायर्ड टू comprehensively address the issue that keep keys hanging in limbo for years। तो अगर यहाँ पर कोर्ट का जो लोगों का फेथ जो कोर्ट पर है उसको अगर हमें रीअफर्म करना है तो इसके लिए हमारा लॉन्ग टर्म कोई प्लान होना चाहिए जो कि ये जो इशू है इसको कॉम्प्रिहेंसिवली एड्रेस कर सके। ओके, नाउ नेक्स्ट आर्टिकल इज व्हाई women don't come forward to report sexual misconduct। ओके, सो इस आर्टिकल में इसको हम ले सकते हैं जीएस पेपर 1 में, हमारा जो सोसाइटी में विमेन वाला टॉपिक आता है इससे इसको यहाँ पर लिंक कर सकते हैं। ओके, इस आर्टिकल में क्या डिस्कस किया गया है, व्हाई विमेन डोंट कम, इसे हम केस स्टडी की तरह भी ले सकते हैं। इसमें एक केस स्टडी है कि 29 ईयर्स ओल्ड की एक स्टूडेंट है जो पीएचडी को परस्यू कर रही थी, लेकिन उन्होंने अपनी पीएचडी को क्या किया है, बीच में ही रोक दिया है। इसके पीछे का रीजन क्या बताया जा रहा है, इसके पीछे का रीजन ये बताया जा रहा है कि उनकी जो गाइड है ना, कभी भी इनको रात में कॉल कर रही है, कुछ भी कर रही है, तो एक तरीके से यहाँ पर क्या हुआ है, सेक्सुअली मतलब उनको फेवर मांगना, ये सारी चीजें, जैसे कि स्टूडेंट्स में हमने देखिए आपका वर्क प्लेस पर हरासमेंट होना वो तो हम उसको अभी साइड में रखते हैं, लेकिन फिर हम बात करते हैं दूसरी तरफ, जैसे कि पीएचडी वो परस्यू कर रही थी पीएचडी और एक रिनाउंड इंस्टीट्यूशन की बात की जा रही है आपकी दिल्ली यूनिवर्सिटी में, मतलब कि पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटी जो यहाँ पर दिल्ली में है, तो उसमें 29 ईयर की ओल्ड जो स्कॉलर है उन्होंने ये लिखा कि वो प्रोफेसर के जो नैरेटिव्स हैं यहाँ पर उससे पूरी तरीके से तंग आ चुके हैं, जिसकी वजह से वो क्या कर रहे हैं, यहाँ पर जो अपना पीएचडी उसको बीच में ही यहाँ पर रोक रही हैं, अब वो आगे नहीं करेंगी। अब देखिए यहाँ पर इसके तहत आ जाता है कि आपका पॉश एक्ट है जिसमें हम बात करते हैं प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट एक्ट 2013, जिसमें ये बात किया जाता है इट इज मैंडेटरी टू द ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जहां पर 10 से ज्यादा महिलाएं काम करती हैं, 10 से ज्यादा लोग वहां पर आपकी वेमेन एम्प्लॉयज हैं, तो आपको यहाँ पर क्या बनानी पड़ेगी, एक इंटरनल कंप्लेंट कमिटी बनानी पड़ेगी। क्या बनानी पड़ेगी, इंटरनल कंप्लेंट कमिटी बनानी पड़ेगी। लेकिन देखिए यहाँ पर इस जो लेडी की बात की गई है उन्होंने
अपना जो कोर्स यहाँ पर बीच में छोड़ा है, उन्होंने ये कहा कि उन्होंने कंप्लेन भी की, लेकिन इसके तहत क्या सामने आता है कि उनसे ऐसे ऐसे क्वेश्चंस किए जाते हैं कि पर्सन जो होता है मेंटली यहाँ पर रिटार्ड हो जाता है, थक जाता है। मतलब एक तरीके से जब कोर्ट में भी आपने देखे होंगे बहुत सारी, फॉर एग्जांपल आपने ट्रायल्स देखेंगे कोर्ट में, ऐसे ऐसे क्वेश्चन जैसे कि आपका कोई रेप का विक्टिम है, ठीक है, किसी विमेन के साथ यहाँ पर रेप हुआ है और वो उसकी विक्टिम है, जब वो कोर्ट में जाते हैं उनसे यहाँ पर क्या किया जाता है, आपका ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लाइक कि वहां पर आपको कहां पर टच किया गया है, कैसा टच किया गया है, क्यों किया गया, मतलब कि आपके साथ क्या क्या हुआ था, आपके साथ जो रेप हुआ था आप उसे पूरी तरीके से यहाँ पर क्या करिए, फिर से सबको बताइए कि आपके साथ क्या क्या कैसे हुआ था, ठीक है। तो इन सारी चीजों की वजह से कई बार क्या होता है, जो विमेन होती है सेक्सुअल मिसकंडक्ट की यहाँ पर रिपोर्ट नहीं करती। अभी यहाँ पे आप सभी को पता होगा हेमा कमेटी की जो रिपोर्ट आई है मलयालम फिल्म इंडस्ट्री के बारे में बातचीत की जा रही है, उसमें भी हमने क्या देखा था कि जो अगर आपको काम चाहिए है ना, अगर आपको मूवी में यहाँ पर काम चाहिए तो उसके लिए आपको पहले क्या करना होगा, सेक्सुअल फेवर प्रोवाइड करना होगा, तभी आपको यहाँ पर काम मिलेगा। सो आई होप आपको ये आर्टिकल यहाँ पर क्लियर हो रहा होगा कि क्या है यहाँ पर इस आर्टिकल में मेन जो कंटेक्स्ट है वो क्लियर होगा। सो अंडर द प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट एक्ट 2013 इट इज मैंडेटरी टू एवरी ऑर्गेनाइजेशन टू कॉन्स्टिट्यूट अ इंटरनल कंप्लेन कमिटी। अब ये जो आपकी इंटरनल कंप्लेन कमिटी होती है, इसमें भी मेंबर कौन होते हैं, मेंबर की अगर हम बात करें तो मेंबर वही ऑफिस के ही मेंबर्स होते हैं, है ना। तो कई बार जो चीजें होती हैं उसको यहाँ पर सीरियस नहीं लिया जाता है। सो ह्यूमन रिसोर्स प्रोफेशनल हु हैज वर्कड इन अ मल्टीपल कंपनीज इन दिल्ली, द डिग्री ऑफ कंप्लायंस डिपेंड ऑन द कंपनी इंस्टीट्यूट, सम adhere to guidelines strictly while other might ignore certain complaints such as sexual comment। तो यहाँ पर देखिए हम सो यहाँ पर स्ट्रिक्टली गाइडलाइंस को फॉलो किया जाता है, जो भी अदर कंप्लेंट्स होती हैं उसको यहाँ पर इग्नोर नहीं किया जाता। बट ये जो सेक्सुअल कमेंट वाला जब ये चीजें आती हैं, इस तरीके की चीजें आती हैं, तो उसको बहुत ही जल्दी इग्नोर कर दिया जाता है। ओके, सो चलिए हम बात करते हैं यहाँ पे प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट और पॉश एक्ट के बारे में। तो ये कब आता है आपका, आप सभी को पता होगा, विशाखा गाइडलाइंस के बारे में। यहाँ पर 1997 में कोर्ट का जजमेंट आता है, जिसमें यहाँ पर विशाखा नाम की एक लेडी होती है, वो सोशल वर्कर होती है। उनको एक ये अगर इसके बारे में आपको बताया जाए कि वो क्या होते हैं, सोशल एक्टिविस्ट होती हैं, तो चाइल्ड मैरिजेस वगैरह इन सबको यहाँ पर रोकती है। तो वो एक गांव में जाती हैं, ठीक है, गांव में जाती है शादी को रोकने के लिए, लेकिन वहां पर जो गांव वाले होते हैं वो सारे मिलकर क्या करते हैं, उनका गैंग रेप करते हैं। तो वो यहाँ पर वर्किंग कंडीशन में होती है, मतलब काम करती हैं, और काम करते ही कर रही थी, उसी के तहत उनको उनके साथ क्या होता है, उनका रेप होता है। तभी यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे विशाखा गाइडलाइंस आपकी जारी की थी, तभी आपका क्या आता है, यहाँ पर पॉश एक्ट आता है। तो सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन प्रोहिबिशन एंड रिडक्शन एक्ट ऑफ 2013, इसमें यहाँ पर लॉ है कि जो सेक्सुअल हैरेसमेंट होता है वर्क प्लेस में, है ना, उसको किस तरीके से रोका जाए। यहाँ पर सेक्सुअल हैरेसमेंट की आपकी डेफिनेशन है, सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस डिफाइंस सेक्सुअल हैरेसमेंट लाइक आपका क्या है, एनी वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग वेलकम एक्ट्स और अनबिहेवियर, जैसे कि ऐसा कोई एक्ट हो रहा है, सेक्सुअल फेवर के यहाँ पर डिमांड कर रही है, फिजिकल टच, एडवांस, ये सेक्सुअली आपको यहाँ पर रिमार्क आप पोस्ट कर रहे हैं, पोर्नोग्राफी शो कर रहे हैं, कोई भी सेक्सुअल नेचर का नॉन वर्बल कंडक्ट, आप यहाँ पर वर्बल और नॉन वर्बल दोनों यहाँ पर कंडक्ट है, तो ये आपका सेक्सुअल हैरेसमेंट की कैटेगरी में आता है। ओके, इसके लिए यहाँ पर ये भी कहा गया है, मैंडेट किया गया है कि आपको जो ऑर्गेनाइजेशन वहां पर इंटरनल कंप्लेन कमिटी होनी चाहिए हर एक ऑफिस में, हर एक ब्रांच में, जहां पर 10 से ज्यादा आपके एम्प्लॉय हैं। सेक्सुअल हैरेसमेंट यहाँ पर जो डिस्क्राइब किया गया है, आपका डेफिनेशन दी गई है, तो उसके तहत यहाँ पर जो भी प्रोसीजर है वो आपको फॉलो करना होगा। सो आई होप आपको ये एक्ट यहाँ पर क्लियर होगा। ओके, तो कई बार क्या होता है, जब यहाँ पर जो वुमेन होती हैं या सेक्सुअल जो मिसकंडक्ट उनके साथ होता है उसको रिपोर्टिंग करने भी जाती हैं, तो वहां पर क्या होता है, उनको मतलब कि सपोर्ट करने की प्लेस पर उनका ही कैरेक्टर का एसेसिनेशन आपका हो जाता है। कैरेक्टर एसेसिनेशन मतलब कि उसको उनकी कैरेक्टर पर कई बार क्या होता है, पुलिस आपने देखा होगा कई सारे केसेस में ये कह देते कि ये फॉल्स केस है, आपका ऐसा हो ही नहीं सकती, ये सारी चीजें। ओके, सो आई होप आपको ये आर्टिकल यहाँ क्लियर होगा।
So the next article here is dealing at a China Africa forum that India must track. तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर चाइना अफ्रीका फोरम की। यहाँ पर 9th एडिशन इस फोरम का होने वाला है आपका सितंबर 4 से लेकर 6 सितंबर तक, ओके, इन बीजिंग। तो इस इवेंट में हम बात कर रहे हैं व्हेन अफ्रीकन नेशंस आर फेसिंग मल्टीपल इश्यूज सच एज हाई इन्फ्लेशन, करेंसी डेप्रिसिएशन, हैवी डेट बर्डन, अनकॉन्स्टिट्यूशनल मिलिट्री टेक ओवर, जियोपॉलिटिकल चेंजेस सच एज द इजराइल हमास रशिया यूक्रेन war and attack by Houthis rebel commercial shipping in Mediterranean Sea. Moreover, a sense of summit fatigue has swept into the mindset of African leaders following multiple recent Africa plus one summit with Turkey, Russia, South Korea. तो यहाँ पर अफ्रीका में जो अभी चीजें हो रही हैं, मल्टीपल इश्यूज है, लाइक इन्फ्लेशन है, करेंसी का डेप्रिशिएशन हो रहा है, डेट का बर्डन इंक्रीज हो रहा है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल मिलिट्री टेक ओवर देखने को मिल रहा है, इतने सारे जियोपॉलिटिकल चैलेंजेस हैं। तो आप सभी को पता है कि अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में जो नेशन है आपके वो डेवलप्ड कंट्रीज की कैटेगरी में आते हैं। तो अब अफ्रीका जो है एक तरीके से कहा जा रहा है कि डिफरेंट जो लीडर्स है लाइक टर्की, रशिया, साउथ कोरिया, यूएस है, इन सब के साथ यहाँ पर समिट हो रहा है, तो जो जिससे क्या हो सके यहाँ पर अफ्रीकन यूनियन की बात की जा रही है, ये मोर प्रूडेंट तरीके से यहाँ पर जो 15 कंट्रीज है ना, यहाँ पे चीजों को हम क्या कर सके, सेव कर सके। अब हम बात करते हैं चाइना का जो प्रेजेंस है अफ्रीका रीजन में आपको ज्यादा देखने को मिला। क्यों? क्योंकि अफ्रीका की बात करते हैं, अफ्रीका जो कॉन्टिनेंट है, इस कॉन्टिनेंट में आपको बहुत सारे रिसोर्सेज देखने को मिलते हैं। आप फ्रांस का एग्जांपल लीजिए, फ्रांस में एक भी आपकी यहाँ पर गोल्ड की माइन नहीं है, बट सबसे ज्यादा गोल्ड आपको कहां से मिलता है, अफ्रीका से मिलता है। तो यहाँ पर देखिए अफ्रीका इतना ज्यादा डेवलप नहीं है, इसलिए हर एक कंट्री, चाहे हम एशिया की बात करते हैं, एशियन कंट्री की बात करते हैं या वेस्टर्न कंट्रीज की बात करते हैं, ये सब क्या करते हैं, अफ्रीका का यहाँ पर एक्सप्लॉइटेशन करते हैं और अफ्रीका को इसके बारे में यहाँ पर पता भी नहीं चलता है एक तरीके से। तो मतलब यहाँ पर इतने ज्यादा रिसोर्स रिच होने के बावजूद यहाँ पर अफ्रीका क्या कर पा रहा है, अपने रिसोर्सेज का प्रॉपर तरीके से यूटिलाइजेशन नहीं कर पा रहा। तो दैट इज द बिग चैलेंज हियर, ओके। सो अफ्रीकन प्रायोरिटीज टू FOCAC, यहाँ पर द इकोनॉमिक फ्रंट की बात करते हैं। बीजिंग एम्बिशियस गोल इज इम्पोर्ट $30-100 बिलियन वर्थ ऑफ गुड्स फ्रॉम अफ्रीकन कंट्रीज। यहाँ पर चाइना का यहाँ पर क्या एम्बिशन है कि $30-100 बिलियन जो वर्थ के गुड्स हैं वो कहां से आपके लेकर आए जाते हैं, अफ्रीका से लेकर आए जाते हैं। 22 से लेकर 24 तक ये डेटा आपका आया है, ओके। सो चाइना सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कस्टम्स बिटवीन जनवरी टू जुलाई 2024 चाइना अफ्रीका ट्रेड इंक्रीज टू $167 बिलियन। तो यहाँ पे $160 बिलियन जो चाइना और अफ्रीका का ट्रेड है वो अभी इंक्रीज हुआ है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह की चीजें हैं। तो चाइना यहाँ पर क्या कर रहा है, अफ्रीका को जैसे कि डेट बर्डन में है तो उनको यहाँ पर पैसे प्रोवाइड कर रहा है, लोन दे रहा है जिससे कि उनका डेट पहले कम हो जाए। तो वो अपनी जो डेट रिकॉर्ड जो है ना, डेट, तो उनकी जो डेट डिप्लोमेसी ये वाली चाइना की यहाँ पर, तो इसको यहाँ पर यूज कर रहा है। देखिए एक बार चाइना ने लोन दे दिया कि उनका जो प्रीवियस लोन है उसको वो यहाँ पर क्या करे, फुलफिल कर दे। लेकिन अब चाइना का लोन कैसे यहाँ पर फुलफिल किया जाएगा, आई होप आपको यहाँ पे क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर चाइना एंड अफ्रीकन डेट लेसन फ्रॉम इंडिया ये कहा जा रहा है। उसके साथ साथ यहाँ पर चाइना बहुत सारे डेवलपमेंट जो प्रोजेक्ट्स है वो अफ्रीकन रीजन में क्या कर रहा है, स्टैब्लिश कर रहा है। तो एक तरीके से चाइना धीरे धीरे अपनी जो प्रेजेंस है वो कहाँ, अफ्रीका में स्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहा है। तो इंडिया को इससे क्या सीखना चाहिए। अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया और अफ्रीका का एंगेजमेंट, जो लास्ट फॉरम समिट यहाँ पर इंडिया अफ्रीका फॉरम समिट हुआ था, कब हुआ था, 2015 में। आज हम कहाँ है, 2024, ऑलमोस्ट यहाँ पर 10 ईयर्स होने वाले हैं, 9 ईयर्स हो चुके हैं। 2025 में इट विल बी 10 ईयर्स। तो अब हमें यहाँ पर क्या करना होगा, देखिए हमारे पास तो सॉफ्ट पावर भी है, हम अपने कल्चर के साथ जो पीपल टू पीपल टाइज है इन सारी चीजों के साथ क्या कर सकते हैं और अच्छे से एंगेजमेंट कर सकते हैं। तो इसमें कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, हम उनको डिस्कस करते हैं। लाइक इंडिया अफ्रीकन डिफेंस मिनिस्टर मीटिंग हैव बीन हेल्ड रेगुलरली, बट इफ इंडिया वांट्स टू कैपिटलाइज ऑन द मोमेंटम फॉलोइंग द इंक्लूजन ऑफ अफ्रीकन यूनियन इन G20 अंडर द इंडियन प्रेसिडेंसी। अब देखिए G20 की जब प्रेसिडेंसी इंडिया के पास थी तो इंडिया ने यहाँ पर पुश किया था कि अफ्रीकन यूनियन का इसमें क्या होना चाहिए, आपका इंक्लूजन होना चाहिए, ओके। तो ये एक पहला हमारा फैक्टर बन जाता है। सो दिस मस्ट बी डन आफ्टर ड्यू टू कंसल्टेशन विद अफ्रीका 8 रिकॉग्नाइज्ड रीजनल इकोनॉमिक कम्युनिटीज ऑन द
अफ्रीकन साइड, यहाँ पर अफ्रीकन साइड से भी चीजें होनी चाहिए। सेकंड, इसमें ये कह सकते हैं कि इंडिया कुड प्ले अ सेंट्रल रोल इन स्ट्रेंथनिंग द इंटीग्रेशन ऑफ अफ्रीकन इकोनॉमीज। तो यहाँ पर जो अफ्रीकन इकोनॉमीज है उनको इंटीग्रेट करने में इंडिया क्या कर सकता है, एक सेंट्रल रोल प्ले कर सकता है अफ्रीकन के इंडस्ट्रियलाइजेशन को सपोर्ट करके। वहां पर देखिए हायर वैल्यू एडेड जो इन्वेस्टमेंट है लाइक एग्रीकल्चर में, फार्मास्यूटिकल में, मैन्युफैक्चरिंग में, इसमें हम इन्वेस्टमेंट करके क्या कर सकते हैं, उनके इंडस्ट्रियलाइजेशन को सपोर्ट कर सकते हैं। और जो वहां पर इकोनॉमिक इंटीग्रेशन है ना, अफ्रीका में इकोनॉमिक इंटीग्रेशन है, उसको स्ट्रेंथन किया जा सकता है। थर्ड, इसमें क्या कहा जा रहा है, थर्ड लेसन इज पर्टेन टू इनकरेजिंग ग्रेटर प्राइवेट इंडियन प्राइवेट सेक्टर पार्टनरशिप एंड फाइंडिंग इनोवेटिव फाइनेंसिंग सॉल्यूशन। तो यहाँ पर प्राइवेट जो सेक्टर्स है उनके साथ पार्टनरशिप करना, जैसे कि जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के आपके फाइनेंशियल जो इनोवेटिव सोल्यूशन है उसको पाया जा सकता है, लाइक कोविड-19 पेंडेमिक में, है ना। सो अफ्रीकन कंट्रीज आर अप्रेंसिव अबाउट टेकिंग न्यूअर लोन्स आफ्टर कोविड-19 पेंडेमिक। तो कोविड-19 पेंडेमिक के बाद यहाँ पर नया लोन लेने की बात की जा रही थी, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, इंडिया सपोर्ट कर सकता था। फाइनली इसमें ये कहा जा रहा है कि इंडिया अपना जो डिजिटल शेक है, बायोमेट्रिक है, मोबाइल कनेक्टिविटी, जनधन टेक्नोलॉजी है, हमारा जो यूपीआई टेक्नोलॉजी है, रुपे सर्विस है ना, हमारी जो आधार टेक्नोलॉजी है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, उनके साथ शेयर कर सकते हैं। सो अफ्रीकन नेशन लूज बिलियंस ऑफ डॉलर एनुअली इन एक्सचेंज रेट। यहाँ पर जो अफ्रीकन करेंसी है बहुत ज्यादा डेप्रिशिएट कर रही है और वो बिलियंस ऑफ डॉलर क्या करते हैं, यहाँ पर उनका जो एक्सचेंज रेट में ही क्या कर देते हैं, वो लोग लूज कर देते हैं। सो मेकिंग ट्रांजेक्शन दैट आर करेंसी न्यूट्रल इज इन द इंटरेस्ट ऑफ बोथ अफ्रीका एंड इंडिया। तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, दोनों कंट्रीज के इंटरेस्ट में यहाँ पर एक ऐसी करेंसी को लेकर भी आया जा सकता है जिसके तहत जो ट्रांजेक्शन हो वो आपका स्मूथली यहाँ पर हो और जो करेंसी का जो लॉस है वो भी यहाँ पर ज्यादा ना हो। सो अफ्रीकन कंट्रीज आर इंक्रीजिंगली टेकिंग ग्रेटर ऑनरशिप ऑफ देयर स्ट्रेटेजिक थिंकिंग। देयर सिटीजंस आर डिमांडिंग अकाउंटेबिलिटी फ्रॉम देयर गवर्नमेंट्स टू इंश्योर दैट देयर इकोनॉमिक्स मूव अप वैल्यू चेन। तो यहाँ पर आप देखिए धीरे धीरे क्या हो रही है, उनकी जो थिंकिंग है वो भी चेंज हो रही है, स्ट्रेटेजिक थिंकिंग की तरफ वो आगे बढ़ रहे हैं। ओके, सो सिटीजन्स भी यहाँ पर डिमांड कर रहे हैं किसकी, अकाउंटेबिलिटी की फ्रॉम देयर गवर्नमेंट टू इंश्योर दैट देयर इकोनॉमिक्स मूव अप द वैल्यू चेन। आई होप दिस आर्टिकल इज क्लियर। नाउ नेक्स्ट बात करते हैं, इस आर्टिकल में बात की जा रही है कि जीएसटी काउंसिल कुड डू मोर स्मूथ इन द टैक्स रिजीम। तो अब जीएसटी काउंसिल क्या है, आप सभी को पता होगा, जीएसटी काउंसिल के बारे में बात करेंगे अभी हम। लेकिन इसमें कहा जा रहा है कि जीएसटी काउंसिल को अब क्या करना चाहिए, जो हमारा टैक्स रिजीम है उसे और ऐसा बनाना चाहिए जिससे कि हमारा जो टैक्स रिजीम हो वो और ज्यादा स्मूथन हो जाए, है ना। सो जैसे इसमें बात की जा रही है कि आपके जो प्रोडक्ट्स हैं इंडस्ट्रियल, आपके हम बात करते हैं पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स और जो भी अदर प्रोडक्ट्स है उसको जीएसटी में यहाँ पर लेकर आया जा सके, जिसके तहत यहाँ पर क्या हो कि द इंक्लूजन ऑफ आइटम्स सच एज इलेक्ट्रिसिटी, पेट्रोलियम एंड अल्कोहल इनटू द जीएसटी नेट, समथिंग दैट इंडस्ट्री एंड इकोनॉमिस्ट हैव बीन एडवोकेटिंग फॉर सेवरल ईयर्स। तो इन प्रोडक्ट्स को ये कहा जा रहा है कि आपको क्या करना चाहिए, जीएसटी के एम्बिट में लेकर आना चाहिए। अभी ये जीएसटी के नेट में नहीं आते हैं, है ना, इलेक्ट्रिसिटी, पेट्रोलियम, अल्कोहल, तो इसे कहा जा रहा है कि इसका इंक्लूजन होना चाहिए। तो देखिए इस आर्टिकल में अभी इतना ज्यादा नहीं, आपको सिर्फ क्या यहाँ पर डिस्कस करना है, जीएसटी काउंसिल। तो जीएसटी काउंसिल क्या है, आपकी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग recommendations on issue related to the implementation of the goods and service tax in India। तो जो goods and service tax आपका इंडिया में होता है उसका implementation क्या है, उसमें रिकमेंडेशन देना, जो भी इश्यूज है उससे रिलेटेड, तो इसका कौन यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल होता है उसके लिए, ये हमारी जीएसटी काउंसिल। तो आपका जीएसटी क्या है, जीएसटी इज अ वैल्यू एडेड टैक्स सिस्टम दैट इज लेविड ऑन द सप्लाई ऑफ गुड्स सर्विसेज इन इंडिया। इट इज अ कॉम्प्रिहेंसिव इनडायरेक्ट टैक्स है आपका ये, ठीक है। ये क्या है आपका इनडायरेक्ट टैक्स है। ये 1 जुलाई को इंडिया में इंट्रोड्यूस किया जाता है थ्रू द 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2016 के तहत, जिसमें हमने बात किया था वन नेशन वन टैक्स के बारे में। मेंबर्स की बात करते हैं तो जीएसटी काउंसिल में आपकी यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर इसको चेयरपर्सन करते हैं, चेयरपर्सन होते हैं। यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फाइनेंस, मतलब कि जो स्टेट के फाइनेंस मिनिस्टर्स होते हैं ये भी इसके क्या होते हैं, आपके मेंबर्स होते हैं। सो फंक्शन की बात करते हैं, आर्टिकल 279A सब क्लॉज 4 ऑफ द काउंसिल मेक रिकमेंडेशन, है ना, कि स्टेट्स में यहाँ पर जो भी जीएसटी से रिलेटेड जो भी इश्यूज वगैरह हैं इसमें यहाँ पर काम होता है। ओके, सो आई होप दिस जीएसटी काउंसिल इज क्लियर। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल इज डिजास्टर मैनेजमेंट अमेंडमेंट बिल इज नॉटी सॉरी। ओके, तो इसमें 2005 की बात है। 2005 में आपका एक बिल आता है जिसको हम कहते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005, ठीक है। अभी यहाँ पर 1 अगस्त को सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या इंट्रोड्यूस किया है, डिजास्टर मैनेजमेंट अमेंडमेंट बिल लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया है, जिसमें हम बात करते हैं किसकी, जो डिजास्टर के कारण, मतलब कि आपका जो इसमें प्रॉब्लम क्या आया है
सेंट्रलाइजेशन एक सबसे बड़ा कंसर्न है कि द अमेंडमेंट बिल गोज ऑन डाइल्यूट द वर्डिंग ऑफ नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड बाय रिमूविंग द पर्पस फॉर विच द फंड शैल बी यूज। तो यहाँ पर सेंट्रलाइजेशन बहुत ज्यादा इसमें सेंट्रलाइजेशन देखने को मिलता है। उसके साथ साथ यहाँ पर जो डिजास्टर की डेफिनेशन है दैट इज ऑल्सो रेस्ट्रिक्टेड। लाइक हम यहाँ पर बात करते हैं डिजास्टर रिस्पॉन्स में, लाइक साइक्लोन, जैसे साइक्लोन आता है, आपका ड्रॉट आता है, अर्थक्वेक, फायर, फ्लड, सुनामी, हेलस्टॉर्म, लैंडस्लाइड, एवांचल, क्राउडबर्स्ट, पेस्ट अटैक, फ्रॉस्ट एंड कोल्ड वेव। तो ये क्या है आपके डिजास्टर। अगर ये ऐसी चीजें होती हैं तो वो किसके अंदर आएंगे, अगर ये सारी चीजें होती तो आपको जो डिजास्टर नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड है वो यहाँ पर काम करेगा। अब आप सभी को यहाँ पर पता होगा जो हीट वेव है, हीट वेव को इसके तहत में नहीं रखा गया। ऑल्दो इतनी सारी यहाँ पर रिपोर्ट्स आई हैं, लाइक इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का ये डेटा है दैट इंडिया हैड 536 heat wave days, which is the highest number of heat wave days in almost 14 years। तो यहाँ पर हमें ये देखने को मिलता है। उसके साथ साथ हमें 10,635 ह्यूमन डेथ्स ड्यू टू हीट एंड सनस्ट्रोक हमें देखने को मिला है। लार्जेस्ट डिजास्टर है, मतलब कि सबसे बड़ा आज के टाइम पे जो डिजास्टर हमें देखने को मिल रहा है वो हीट वेव ही देखने को मिल रहा है। लेकिन डेफिनेशन में ये जो हीट वेव है इसको इंक्लूड नहीं किया गया है। ऑल्दो इसमें जो रिलेवेंट इश्यूज है उसको भी फोकस किया गया है, लाइक जो कंटेम्प्रेरी चैलेंजेस हैं, डिस्प्रोपोर्शनेट पावर डायनेमिक्स वगैरह हैं, इनको यहाँ पर फोकस किया गया है। लेकिन यहाँ पर हीट वेव को इंक्लूड नहीं किया गया है और ये जो बिल अभी आया है वो बहुत ही ज्यादा सेंट्रलाइज्ड है। तो आई होप आपको यहाँ पे क्लियर होगा आर्टिकल। सो द बिल ओनली स्ट्रेंथन द टॉप डाउन अप्रोच अफेक्टिंग वाइटल कॉम्प्रिहेंसिव फेडरल इन डिजास्टर मैनेजमेंट। तो यहाँ पे जो फेडरलिज्म है वो हमें देखने को नहीं मिल रहा है। ये पूरी इसमें जो है आपकी टॉप डाउन अप्रोच अपनाई गई है। ओके, तो यहाँ पर वही सारी बातें जब लिखी गई जो आपके आर्टिकल में यहाँ पर आप इसको ऐसा यहाँ से नोट कर सकते हैं। कंसर्न यही है कि मेजर कंसर्न इज द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट हैज बीन एक्सेस सेंट्रलाइज्ड ऑफ डिसीजन मेकिंग ऑफ फंड्स स्पेशली इन सिचुएशन वेयर द डिजास्टर इज सीवियर। तो मतलब यहाँ पे जो फंड्स होते हैं है ना बहुत ज्यादा सेंट्रलाइज, इसमें सेंटर का डिसीजन मस्ट होता है। जब सेंटर बोलेगी फंड को रिलीज करना है तभी आप फंड को रिलीज कर सकते हैं। तो द सीवियरिटी ऑफ डिजास्टर मस्ट बी नेसेसिटेड फ्रॉम बाय द रिस्पॉन्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि यहाँ पर जो डिजास्टर वो कितना सीवियर है, उसके तहत यहाँ पर क्या होगा आपका जो फंड है वो रिलीज होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट आर्टिकल इज लिमिटेड एक्सेस टू मेंटल हेल्थ केयर डिस्पाइट राइजिंग डिमांड। देखिए यहाँ पर धीरे धीरे जब से थोड़ा हम बात करने लगे हैं मेंटल हेल्थ के बारे में, डिप्रेशन के बारे में, इन सारी चीजों के बारे में लोगों में थोड़ा अवेयरनेस आया कि हाँ ये सारी चीजें हैं, तो मेंटल हेल्थ केयर की यहाँ पर डिमांड क्या हो रही है आपकी बढ़ती जा रही है। ठीक है, बढ़ रही है। लेकिन इस डिमांड के बढ़ने के बावजूद भी जो एक्सेस है वो लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है 1 लाख पॉपुलेशन में यहाँ पर ओनली इंडिया में 0.75 यहाँ पर जो साइकेट्रिस्ट है यहाँ पर अवेलेबल है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर 1 लाख पॉपुलेशन पर कितने 3 साइकेट्रिस्ट होने चाहिए, लेकिन इंडिया में कितने हैं 1 लाख पॉपुलेशन पर ओनली 0.75 साइकेट्रिस्ट आपके अवेलेबल हैं। तो ये सबसे बड़ा यहाँ पर प्रॉब्लम है, इस आर्टिकल में ही कहा जा रहा है। सो ऑल्दो यहाँ पर चीजें थोड़ी थोड़ी हम बढ़ रही हैं, लाइक यहाँ पर 2023 की रिपोर्ट है मेंटल हेल्थ केयर एंड इट्स मैनेजमेंट इन कंटेम्प्रेरी टाइम्स। द पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटी ऑन हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर स्टेटेड देयर आर 9,000 वर्किंग साइकेट्रिस्ट इन इंडिया। इंडिया में अभी 9,000 वर्किंग साइकेट्रिस्ट हैं। ओके, सो गोल इज टू हैव 3 साइकेट्रिस्ट। अगर हमें हर 1 लाख पर मतलब 1 लाख पर अगर हमें 1 लाख पर हमें 3 साइकेट्रिस्ट की अगर जरूरत है तो इसके लिए यहाँ पर हमें कितने साइकेट्रिस्ट की रिक्वायरमेंट होगी 36,000 वर्किंग साइकेट्रिस्ट की हमें यहाँ पर क्या होगी रिक्वायरमेंट होगी। सो रिपोर्ट ऑल्सो पॉइंटेड आउट दैट अबाउट 100 साइकेट्रिस्ट एंटर द वर्क फोर्स एवरी ईयर कीपिंग असाइड फैक्टर्स सच एज attrition and unemployment. It would take India about 27 years to meet the WHO recommended goal. तो अगर यहाँ पर इंडिया की बात करते हैं, ऑल्दो यहाँ पर 1000 से ज्यादा साइकेट्रिस्ट आपके एंटर होते हैं वर्कफोर्स में हर साल, लेकिन यहाँ पर जो एट्रिशन है, अनएम्प्लॉयमेंट है, ये सारे फैक्टर्स को साइड रख के भी हम अगर बात करते हैं तो अगर हमें WHO का ये जो रिकमेंडेड गोल है इसको अगर अचीव करना है तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें यहाँ पर 27 ईयर्स लग जाएंगे। अभी भी कितने 27 ईयर्स लग जाएंगे इस गोल को अचीव करने में। तो आई होप आपको ये आर्टिकल यहाँ पर क्लियर होगा। तो इसमें यही थोड़ा डेटा दिया गया है, आप इसको एक बार यहाँ पर रीड कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल इज
10 हाफ ट्रस्ट ऑफ कास्ट सेंसस। तो यहाँ पर कास्ट सेंसस जो होता है उसके लिए कुछ आपके ट्रुथ्स बताए गए हैं। पहला क्या है यहाँ पे, इंडिया हैज नेवर हैड अ कास्ट सेंसस सिंस 1931। 1931 के बाद से इंडिया में कभी भी कास्ट सेंसस आपका नहीं हुआ है, पहली बात तो ये। दूसरा, कास्ट सेंसस इज अ न्यू फैंगलेट आइडिया ऑफ राहुल गांधी। ये जो कास्ट सेंसस का एक आइडिया है वो राहुल गांधी जी का एक आइडिया है। थर्ड, इसमें ये कहा जा रहा है कि द कास्ट सेंसस इज अ ह्यूमोजीनियस एक्सरसाइज दैट माइट डिले द सेंसस। कास्ट सेंसस होता है आपका यहाँ पे नॉर्मल जो सेंसस होता है, हम यहाँ पर जो पॉपुलेशन सेंसस, यहाँ पर जो डेमोग्राफिक सेंसस होना चाहिए वही सेंसस अभी नहीं हो पा रहा। तो कास्ट जो सेंसस है, ये जो हमारा सेंसस है मेन, वो उस चीजों को और डिले करेगा। सेकंड, इसमें फोर्थ पॉइंट इसमें क्या दिया गया है, वी डोंट हैव अ रेडी लिस्ट ऑफ ऑल कास्ट टू काउंट। यहाँ पर हमारे पास लिस्ट ही नहीं कि हमें किस कास्ट का कितना मतलब कि कैसा सेंसस करना है, और ये बहुत ही इम्पॉसिबल टास्क है क्योंकि इंडिया में बहुत सारी कास्ट आपकी एग्जिस्ट करती हैं। तो ये बहुत ही ज्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस इसमें बताया जा रहा है। फिफ्थ पॉइंट इसमें क्या है, कास्ट सेंसस इज ऑल अबाउट अ कास्ट वाइज हेड काउंट ऑफ द पॉपुलेशन साइज ऑफ ईच कास्ट। कास्ट सेंसस आपका क्या होता है, इसमें डेफिनेशन बताई गई है कि फॉर एग्जांपल कोई यहाँ पे पटेल है ना, कोई पटेल है, कोई यादव है, कोई यहाँ पर द्विवेदी है, कोई यहाँ पर जाट है, कोई यहाँ पर हम बात करते हैं तो जितनी भी आपकी कास्ट होती हैं, डिफरेंट डिफरेंट, सेन हो गया आपका, तो मतलब जितनी भी मतलब मुझे तो अभी थोड़ी बहुत ही यहाँ पर पता है, तो जितनी भी कास्ट है तो इस कास्ट में लाइक सेन है ना, तो सेन जिनका सरनेम सेन है तो यहाँ पर कितने लोग इस कैटेगरी में आ रहे हैं, तो इस तरीके से उनको क्या करना, पूरा डेटा आपका कलेक्ट करना। फिर जो कास्ट सेंसस होता है इसमें एक्सक्लूडेड नॉन हिंदूज एंड वुड फोर्स एवरीवन टू अडॉप्ट अ कास्ट। तो इसमें नॉन हिंदूज जो है आपकी, जो हिंदू नहीं है ना, उनको एक्सक्लूड किया जा रहा है। इसमें मेनली जो हिंदू है उनको इंक्लूड किया जा रहा है, बाकी जो नॉन हिंदू है उनको इसमें इंक्लूड भी नहीं किया जा रहा है, तो ये भी एक प्रॉब्लम हो रहा है। उसके बाद 7 में ये कहा जा रहा है कि जो कास्ट सेंसस इज जस्ट अबाउट वांटिंग टू एक्सपेंड द एग्जिस्टिंग कोटा। तो अगर कास्ट सेंसस होता भी तो इससे क्या होगा, जो अभी हमारा एग्जिस्टिंग कोटा रिजर्वेशन वगैरह प्रोवाइड किया जाता है वो और ज्यादा थोड़ा सा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा कि हाँ ये कास्ट के इतने लोग हैं तो इनको इतना कोटा प्रोवाइड करना चाहिए, ये XYZ आपका। फिर इसमें ये कहा जा रहा है कि कास्ट सेंसस में सिर्फ आपके क्या क्या कौन कौन आ रहे हैं, SC, ST और OBC। यहाँ पर जनरल कैटेगरी वालों को तो इंक्लूड ही नहीं करना है, पहली बात तो ये। 9th इसमें ये कहा गया कि कास्ट सेंसस इज एन इनविटेशन टू कास्ट पॉलिटिक्स एंड इन्विटेशन टू कास्ट पॉलिटिक्स एंड इंटेंसिफाइड सोशल स्ट्रेप। कास्ट सेंसस अगर होते हैं तो इससे क्या होगा, आपकी कास्ट पॉलिटिक्स और ज्यादा इंटेंसिफाई हो जाएगी, है ना, और जो सोशल स्ट्रिप्स हैं वो भी और ज्यादा यहाँ पर आपके बढ़ जाएंगे। सो द कास्ट सेंसस इज लिमिटेड टू एक्सक्लूडिंग कास्ट इन द डेकनल सेंसस। तो आई होप दिस आर्टिकल इज क्लियर। तो इसमें कुछ यही पॉइंट्स थे, आई होप आप इसको डायरेक्टली आंसर में ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल ये आप थोड़ा सा इसके बारे में देखते हैं। इसमें ये है, फ्रेंच सोसाइटी इन शॉक, 51 मैन फेस ट्रायल फॉर रेपिंग वुमेन फॉर ओवर अ डिकेड। यहाँ पर एक लेडी होती है, ठीक है, उनके जो हस्बैंड होते हैं वो क्या करते हैं, अपनी वाइफ को हर दिन यहाँ पर जो स्लीपिंग पिल्स होती हैं तो क्रश करके खाने में किसी तरीके से उनको दे देते हैं, फिर उसके साथ यहाँ पर उनके साथ रेप करते थे। ठीक है, हस्बैंड तो रेप करता था, उसके साथ साथ जो दूसरे आदमी होते थे उनके साथ उनको बुलाकर उनका रेप किया जाता था और उनकी फिल्म वगैरह यहाँ पर की जाती थी। अब उनको स्लीपिंग पिल्स दे दी जाती थी तो उनको पता ही नहीं चलता था कि उनके साथ यहाँ पर क्या हो रही है, कैसी सारी चीजें हो रही हैं। ठीक है, एक बार वो अनकॉन्शियस थी तो फिर उनको चीजें पता चली, फिर धीरे धीरे यहाँ पर चीजें आपकी सामने आती हैं, तो उनका जो ये पूरी वीडियो वगैरह फोटोज वगैरह जो भी रिलीज हुई तो उनको दिखा कर जब उन्होंने कोर्ट में ये सारी चीजें देखी तब उनको रियलाइज हुआ कि हाँ उनके साथ यहाँ पर रेप हुआ है। तो मतलब 10 साल तक ओवर अ डिकेड्स उनके साथ ऐसा रेप होता गया। आज वो लेडी यहाँ पर 70 ईयर्स की हो चुके हैं, 50 ईयर्स की थी तब से उनके साथ यहाँ पर ये सारी चीजें आपकी स्टार्ट हुई थी। तो अभी 51 मैन यहाँ पर एक्यूज पाए गए हैं। तो फ्रेंच सोसाइटी को एक तरीके से बहुत ही बड़ा क्या शॉक लगा है। सो मैन फेसेस 20 years in jail for drugging wife, inviting dozens of men for rape her। यहाँ पर उनका जो हस्बैंड होते थे ना वो बहुत सारे क्या करते थे, आदमियों को बुलाते थे, है ना, इनवाइट करते थे और सो दैट वो उनका रेप कर सके, उनकी फिल्मिंग वगैरह ये सारी चीजें यहाँ पर होती थी। तो आई होप ये आपके लिए थोड़ा सा यहाँ पर केस स्टडी की तरह इसको भी यहाँ पर यूज कर सकते हैं। सो आज के न्यूज़पेपर में देखिए इतने इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स थे। आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो, बट स्टिल अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। सो दैट्स फॉर ऑल टुडे। थैंक यू सो मच फॉर डिस्कशन।